अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। स्लाइड 367 पे आ गई हूँ, जिसमें एंटी फंगल और एंड अदर ओरल प्रोडक्ट्स में ज़्यादा एंटीबायोटिक्स ही हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये लिस्ट देख लेते हैं। 6 प्रोडक्ट्स हैं। फ्लूकोज कैप्सूल है, एक्नो कैप्सूल है, आईमैक टैबलेट है, एंटीपैरासिटिक है, नोवामैक्स कैप्सूल है, फाइब्रेट है 125 इंटू 50 मिलीग्राम्स, और आगे लिखा हुआ है इनके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। फ्लूकोनाजोल आइसोटेरेटिनोइन है, और आइवरमेक्टिन है, एजिथ्रोमाइसिन है, टर्बाइनाफिन है। अब देख लेते हैं कि ये हम किन कंडीशंस में यूज़ करते हैं। याद रखिए, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं, इनको आप एहतियात से इस्तेमाल कीजिए। सिर्फ जो है मेडिकल एमबीबीएस डॉक्टर्स जो है ना, इसको यूज़ करें तो बेहतर है, और बीडीएस डॉक्टर्स, ठीक है। अच्छा, सबसे नेक्स्ट स्लाइड करें। सबसे पहले है कैप फ्लूकोज 150 मिलीग्राम। अच्छा, इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट इसके नाम से ही साफ जाहिर है क्या है। फ्लूकोनाजोल। फ्लूकोनाजोल आप सबको पता है क्या होती है, एक एंटी फंगल है। इसकी इंडिकेशन है सिस्टेमिक फंगल इन्फेक्शंस, जिसमें क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस और कैंडिडीमिया है। म्यूकोजल इन्फेक्शंस, ओरोफेरिंजियल, इसोफिजियल, वजाइनल कैंडिडाइसिस। डर्मेटोलॉजिकल इन्फेक्शंस, टीनिया कॉर्पोरिस, टीनिया क्रूरिस, और पेडिस एंड ओनिकोमाइकोसिस। ऑफ लेबल यूज होता है ओनिकोमाइकोसिस में। ओनिकोमाइकोसिस नेल्स की फंगल इन्फेक्शन, ठीक है। और प्रोफाइलेक्टिकली इट इज़ यूज्ड इन न्यूट्रोपेनिक और एचआईवी एड्स पेशेंट्स। एंडेमिक माइकोसिस में कॉक्सीडोमाइकोसिस, और नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट मोल्ड, फॉर एग्जांपल एस्पेरेगस। अब हमें जो चाहिए वो स्किन के हिसाब से ये जो डर्मेटोलॉजिकल इन्फेक्शंस हैं वो है टीनिया कॉर्पोरिस, क्रूरिस, पेडिस और ओनिकोमाइकोसिस, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन भी हैं, ख़ास तौर से ऐसे इलाकों में जहाँ पे नारोवाल वाली साइड पे, जहाँ पे क्या है चावल के खेत होते हैं, उसमें बहुत सारा पानी जो होता है उसको चाहिए होता है राइस फील्ड को कम से कम 6 इंचेस तक उसके अंदर वो सोक्ड इन वाटर होती हैं, ठीक है। अब आप ये देखें कि जहाँ जहाँ पे पेशेंट जो है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होकर, जैसे डायबिटिक पेशेंट है, और जहाँ जहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है एनवायरनमेंट में, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दी जहाँ बारिशें ज़्यादा होती हैं इस तरह से, तो वहाँ पे हमें अ, ये फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन दिखती हैं। हमारे अपने घरों में भी जो लोग डायबिटिक होते हैं उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। इसमें आपको पता ही है कि रेड बाउंड्री होती है और क्लियर सेंटर होता है, ठीक है। टीनिया कॉर्पोरिस, क्रूरिस, पेडिस वेरी इजी टू डायग्नोज, तो हम ज़्यादा उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। The specific antifungal action of fluconazole involves targeting the fungal specific pathways that disrupt the synthesis and function of the fungal cell membrane. आपको पता है फंगस जो होती है उसके पास एक सेल मेम्ब्रेन है, और उसके बाद उसके पास एक होती है सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है, वो स्पेसिफिक होती है टू फंगस, ठीक है। यानी कि बैक्टीरिया में और कोई भी अदर देन प्लांट स्पीशीज के पास सेल वॉल नहीं होती, सिर्फ प्लांट्स में होती है और फंजाई में होती है। अब हम देखते हैं कि फ्लूकोनाजोल कैसे अपना काम करती है। हमने ऊपर एक लाइन पढ़ी कि डिसरप्ट द सिंथेसिस एंड द फंक्शन ऑफ द फंगल सेल मेम्ब्रेन, यानी कि फंगल सेल मेम्ब्रेन उसने बनने ही नहीं दी, और जब बन भी गई अगर, तो उसका फंक्शन नहीं परफॉर्म होने दिया। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फंगल सेल्स है उसको उसके सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन ही परफॉर्म नहीं होने दिया, ठीक है। इनहिबिशन ऑफ अर्गोस्टिरोल सिंथेसिस। अर्गोस्टिरोल नाम से ही साफ जाहिर है कोई स्टीरॉयड ही है। फ्लूकोनाजोल इनहिबिट्स लेनोस्टिरोल 14 अल्फा demethylase, which is a fungal cytochrome P450 enzyme responsible for converting लेनोस्टिरोल into ergosterol. Ergosterol जो होता है is a crucial component of the fungal cell membrane. It maintains membrane integrity and proper functioning. अगर मेम्ब्रेन इंटेग्रिटी ही नहीं रहेगी तो इंटरसेलुलर कंपोनेंट जो थे वो आ गए बाहर, और सेल जो था उसने अपनी लाइफ लूज कर ली, और प्रॉपर फंक्शनिंग ही नहीं होगी, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस ही नहीं होगा, तो सर्वाइवल ऑफ द सेल नहीं होगा। इसके लिए जो अर्गोस्टिरोल था वो जो बनना था वो बनना था लेनोस्टिरोल से, और उसके लिए जो एंजाइम था
जो P450 एंजाइम था, साइटोक्रोम P450 एंजाइम, उसका नाम था लेनोस्टिरोल 14 अल्फा डीमिथाइलेज। इन्होंने जाके इनहिबिट कर दिया, फ्लूकोनाज़ोल ने 14 अल्फा डीमिथाइलेज को इनहिबिट कर दिया। जब 14 अल्फा डीमिथाइलेज को इनहिबिट किया तो लेनोस्टिरोल कन्वर्ट ही नहीं हुआ अर्गोस्टिरोल में। तो जो फंगल सेल मेम्ब्रेन थी वो बन ही ना सकी। सबसे पहली बात तो ये है, जब बन ही ना सकी क्योंकि इसी जो कंपाउंड था इसने इनकॉर्पोरेट होना था ना फंगल सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है। और अगर वो बनती भी चली जाती है तो वो उसकी इंटेग्रिटी मेंटेन नहीं होती, फंक्शनिंग मेंटेन नहीं होती, तो सेल डेथ हो जाती है अल्टीमेटली, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। Disruption of fungal cell membrane integrity. Inhibition of ergosterol synthesis results in accumulation of toxic 14 alpha methyl sterols in the membrane. अब क्या हुआ कि अर्गोस्टिरोल तो ना बन सका, लेकिन क्योंकि हमने क्या कर दिया था, एंजाइम इनहिबिट कर दिया था ना 14 अल्फा डीमिथाइलेज। लेकिन अब क्या होता है कि एक जब प्रोडक्ट नहीं बन पा रही तो वो जो रॉ मटेरियल होते हैं जिनसे वो प्रोडक्ट बननी थी, इन दिस केस इट वाज लेनोस्टिरोल, तो क्या होता है कि वो खुद एक्यूमुलेट होके कुछ और सब्सटेंसेस भी बना सकते हैं, ठीक है। तो 14 अल्फा मिथाइल स्टिरोल जो थे ना वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो गए सेल मेम्ब्रेन में। These sterols destabilize the cell membrane, increasing the permeability and compromising the cellular processes such as nutrient transport and enzyme activity. ये जो स्टीरोल्स थे 14 अल्फा मिथाइल स्टीरोल्स, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सेल मेम्ब्रेन को क्या कर दिया, डिस्टेबलाइज कर दिया। ये एक्यूमुलेट हुए थे अ, तो अब क्या हुआ, जब सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या था, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस को कंट्रोल करना और एक परमेबिलिटी जो थी एक लिमिटेड जो थी मेंटेन करना। अब इंक्रीज होगी परमेबिलिटी, सेलुलर प्रोसेसेस वो कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो गए, हर चीज़ अंदर आ रही है, हर चीज़ बाहर जा रही है, प्रोसेसेस नहीं हो पा रहे, जैसे कि न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट और एंजाइम एक्टिविटी, सारा कुछ ही जो था ना कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से अल्टीमेटली सेल डेथ हो जाती है। थर्ड जो इसका फंक्शन था, पहले हमने देखा कि उसने सेल मेम्ब्रेन बनने ही ना दी। दूसरा उसने ये किया कि जो बनी भी सही वो डिस्टेबलाइज हो गई। तीसरा था फंगिसिटिक एक्टिविटी। फंगिस्टैटिक एक्टिविटी यानी कि उसकी ग्रोथ को बढ़ने से रोकना। Fluconazole antifungal activity is fungistatic for most species. This means it halts fungal growth rather than directly killing the fungus, allowing the host immune system to clear the fungus. ठीक है, ये फंगीसिटिक नहीं है, ये फंगीस्टैटिक है। इसने क्या करना है कि उसकी ग्रोथ को रोक देना है, बाकी आपका अपना जो इम्यून सिस्टम होता है वही इस इन्फेक्शन को फिर क्लियर करता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। इसका स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी क्या है? फ्लूकोनाज़ोल इज particularly effective against certain fungi including Candida species, for example Candida albicans, Candida tropicalis, Candida parapsilosis, Cryptococcus neoformans important in treating cryptococcal meningitis, Coccidioides, causative agent of coccidioidomycosis, certain dermatophytes in superficial fungal infections। हम यहाँ पर जो हमें ज़्यादा वास्ता पड़ता है वो डर्मेटोफाइट्स यानी कि जो सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन हैं, जो स्किन के फंगल इन्फेक्शन हैं उनसे है, ठीक है। इसमें फंगल सेलेक्टिविटी कैसी है? फ्लूकोनाज़ोल selectively targets fungal cytochrome P450 enzymes without significantly affecting human enzyme, इसीलिए इसको लॉन्ग टर्म में भी लिया जाता है और इसके कोई खास साइड इफेक्ट्स नहीं होते। The selective inhibition minimizes toxicity in humans, although drug interactions may occur with other cytochrome P450 metabolized drugs। ये पूरी लिस्ट है साइटोक्रोम P450 metabolized drugs की। अगर जो है जब भी किसी पेशेंट को ये हमने प्रिस्क्राइब करनी होती है तो हम उसकी बाकी जो ड्रग्स हैं वो चेक कर लेते हैं कि वो कौन सी दवाइयाँ ऑलरेडी ले रहा है, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट को समझाने का मकसद ये है कि इसका कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि आप बहुत सारी ड्रग्स में पढ़ते हैं ये साइटोक्रोम P450 इन्हिबिटर है, ये है, वो है, ये भी इन्हिबिटर है, लेकिन इसमें यह है कि ये सिलेक्टिव है टू फंगल सेल्स। नेक्स्ट स्लाइड। Fluconazole का mechanism of action ये it is less effective against fungi with intrinsic or acquired resistance such as Candida glabrata or Candida krusei and molds like asparagus species। ठीक है, रेजिस्टेंस जब हो जाए खास तौर से ऐसी स्पीशीज हो तो फिर उसके लिए ये इफेक्टिव नहीं है। और एस्पैरागस के लिए तो मैंने शुरू में बता दिया था, ये इसके लिए एस्पैरागस के लिए इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड।
अच्छा, इसकी ये डोसेज गाइडलाइंस हैं जिसमें आप अडल्ट्स में आ जाएँ तो देखिए, डोसेज वेरीज़ बेस्ड ऑन इंडिकेशन, एज एंड सेवेरिटी ऑफ द इन्फेक्शन, ठीक है? अडल्ट्स में अगर आप आ जाएँ तो हम आते हैं इसके ऊपर स्किन के लिए। अच्छा, डोज़ेज जो होती है, वो वेरी करती है बेस्ड ऑन द इंडिकेशन, एज एंड सेवेरिटी ऑफ द इन्फेक्शन। अडल्ट्स में और पीड्स में हम देखते हैं सबसे पहले अडल्ट्स के अंदर हमने देख लेते हैं कि ओरोफिरिंजियल जो मुँह अंदर से व्हाइट हो जाता है, ज़ुबान व्हाइट हो जाती है, उसमें 200 एमजी ऑन डे 1 एंड देन 100 एमजी डेली फॉर 7 टू 14 डेज़ कोर्स पूरा करना बहुत ज़रूरी है। इसोफेजियल कैंडिडियासिस के लिए आपको 200 टू 400 एमजी ऑन डे 1 एंड देन 100 टू 200 एमजी डेली फॉर 14 टू 30 डेज़। वजाइनल के लिए बस एक ही सिंगल डोज़ होती है 150 एमजी ओरली और क्रिप्टोकोक्कल मेनिंजाइटिस के लिए 400 एमजी ऑन डे 1 देन 200 टू 400 डेली फॉर 6 टू 12 डेज़। और कैनिडिमिया और इन्वेसिव कैंडिडियासिस के लिए 400 एमजी ऑन डे 1 देन 200 टू 400 एमजी डेली। प्रोफाइलैक्सिस फॉर एग्जांपल इन न्यूट्रोपीनिया के लिए 400 एमजी डेली। न्यूट्रोपीनिया क्या होता है? एचआईवी एड्स में जो न्यूट्रोफिल्स हैं उनका काउंट ही लो हो जाता है, ठीक है? पीडियाट्रिक्स में जो डोज़ है वो ज़ाहिर है बॉडी वेट के हिसाब से कैलकुलेट होती है। जो अडल्ट्स वाली है ये हमने 70 केजी अडल्ट के हिसाब से कैलकुलेट की होती है। लेकिन अगर कोई बहुत ओबीस इंसान है, उसकी डोज़ फिर हम इंक्रीज़ भी करते हैं, ठीक है? ओरोफैरिंजियल एसोफेजियल कैंडिडियासिस के लिए 6 टू 12 एमजी पर केजी ऑन डे 1, देन 3 टू 6 एमजी पर केजी पर डे फॉर 7 टू 14 डेज़। उसी तरह से है, इसमें हमने पर केजीज़ का हिसाब किया है, ठीक है? इसी तरह क्रिप्टोकोक्कल में 12 एमजी per kg on day 1, then 6 to 12 mg per kg per day for several weeks. Canidiemia या invasive candidiasis में 12 mg per kg on day 1, then 6 to 12 mg per kg per day. And prophylactically जो हम देते हैं किस चीज़ के अंदर न्यूट्रोपेनिक पेशेंट्स में, HIV एड्स के पेशेंट्स में 3 to 12 mg per kg per day depending on the risk factors, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड। कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बड़े ज़रूरी हैं। दे शुड नॉट बी यूज्ड इन हाइपर सेंसिटिविटी। हो तो किसी भी ड्रग के लिए कोई भी चीज़ आपको एलर्जी करती है तो उसमें आपने यूज़ नहीं करना। नोन एलर्जी टू फ्लूकोनाजोल और एनी अदर एज़ोल एंटी फंगल एजेंट्स, ठीक है? स्पेसिफिकली पेशेंट को ना भी बताओ, अपनी हिस्ट्री दे, उसमें से आप कोई देख लेते हो अज़ोल एंटी फंगल तो फिर भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है अगर उसको उससे एलर्जी रही है, वरना ज़ाहिर टेस्ट पैच टेस्ट डोज सॉरी। Concomitant use with certain drugs, medications metabolized by CYP3/4A that prolong the QT interval, such as terfenadine in doses more than 400 mg per day, cisapride, estimizole, Pymozide और क्यूनिडीन रिस्क ऑफ सीरियस कार्डियक अरिथमियाज लाइक टॉर्साइटीज डी-पॉइंटीज। अच्छा देखिए, इसमें मेन बात क्या है? इसमें मेन बात ये है कि क्यूटी इंटरवल अगर किसी का प्रोलॉन्ग्ड है, उसके लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है कि आप रेफ़र करें कार्डियोलॉजिस्ट को और वो अगर फिटनेस देता है तो फिर आप स्टार्ट कराएँ। और ये जो 3 से 4 ड्रग्स के नाम हैं, क्यूनिडीन तो बहुत ही ज़्यादा आपको पता है फ़ेमस है, ठीक है? ये इस तरह की जो ड्रग्स जो क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग कर रही हैं, अगर पेशेंट वो यूज़ कर रहा है तो उसके साथ आप इसको नहीं दे सकते हैं, ठीक है? कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। प्रेगनेंसी में ये रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है, हाई डोज़ और प्रोलॉन्ग्ड थेरेपी इन प्रेगनेंसी ड्यू टू द रिस्क ऑफ टेरेटोजेनिक इफेक्ट्स। अ सिंगल लो डोज़ 150 एमजी फॉर वजाइनल कैनिडाइसिस इज़ जनरली कंसिडर्ड सेफ। वजाइनल जो है कैनिडाइसिस कॉमन है ना प्रेगनेंसी के अंदर, तो उसके लिए एक ही सिंगल डोज़ हम दी जाती है 150 एमजी की और बस वही वो सेफ कंसिडर की जाती है, ठीक है? लेकिन ये नहीं कि सारे जो डर्मेटोफाइट्स और सबके अंदर ये हम शुरू कर दें। ये एक रिलेटिवली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ठीक है? उसके बाद आ जाते हैं लिवर डिज़ीज़ में। सेवेयर हेपेटिक इम्पेयरमेंट विथ फ्लूकोनाज़ोल कुड एक्सैसरबेट हेपेटोटॉक्सिसिटी। अगर पेशेंट को पहले ही सेवेयर हेपेटिक इम्पेयरमेंट है, जब उसको सेवेयर हेपेटिक इम्पेयरमेंट होगी, तब अगर आप कोई भी एंटी फंगल देते हैं, ख़ास तौर से फ्लूकोनाज़ोल की बात हो रही है, तो और ज़्यादा सेवेरिटी इंक्रीज़ होगी, ठीक है? और हेपेटोटॉक्सिसिटी भी उसकी और ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। उसके बाद कार्डियक कंडीशन में हमने पहले ही पढ़ा क्यूटी प्रोलॉन्गेशन कोई ड्रग भी जो क्यूटी प्रोलॉन्गेशन करिए या किसी इंसान को प्री एग्जिस्टिंग क्यूटी प्रोलॉन्गेशन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस हो, फॉर एग्जांपल हाइपोकैलेमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया व्हिच इंक्रीज द रिस्क ऑफ एरिथमियाज, ठीक है? इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं होते हैं,
लेकिन ये होता है कि जो डायबिटिक पेशेंट होता है उसके अंदर ये कॉमन भी होते हैं, तो और उन्हीं पेशेंट्स को ज़्यादा ये फंगल इन्फेक्शंस भी हो रही होती हैं। तो इसके लिए आसान है कि एक तो कार्डियोलॉजिस्ट से आप फिटनेस ले लें। क्यूटी प्रोलॉन्गेशन जो है ईसीजी के ऊपर देखना जीपी जो है अक्सर डायग्नोज नहीं भी कर पाते। और दूसरा ये कि हाइपोकैलेमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया ये वो चीज़ें हैं कि जो आपकी क्यूटी प्रोलॉन्गेशन कॉज़ करती हैं, ठीक है? तो इसमें ये है कि आप इसके साथ इसको कोरिलेट कर लें टेस्ट करवा के। यूज़ caution in renal impairment with dose adjustment based on creatinine clearance. Always consult a healthcare provider before use. अब देखिए इसमें ये होती है कि जो आपकी क्रेटिनिन क्लियरेंस है ना उसके मुताबिक इसकी डोज एडजस्ट होती है। और रीनल इम्पेयरमेंट किसी भी तरह की हो तो अब क्या है कि जिन पेशेंट को रीनल इम्पेयरमेंट है उनको खास तौर से अगर उनको सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शन है उनको ट्रीटमेंट तो देना है ना, तो उसमें यह है कि नेफ्रोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करें। अ, या खुद मैनेज कर सकते हैं तो खुद करें, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, ये बहुत ही मशहूर और बहुत ही फेवरेट कैप्सूल है। कैप्सूल एक्नो और एक्योर के नाम से आता है। ये एक्योर के नाम से भी ये सामने तस्वीर आपके सामने अवेलेबल है। इसके अंदर आइसोटेरेटिनॉन है। 20 mg में 10 कैप्सूल्स का पैक है। ये 10 कैप्सूल्स का पैक इसलिए बनाया गया है, 30 का नहीं बनाया गया, क्योंकि ये हमेशा बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? कुछ लोग इसको ओवरडू करते हैं जो अच्छा नहीं है। ये याद रखें कि जितने भी विटामिन ए डेरिवेटिव्स होते हैं प्रेगनेंसी से 6 महीने पहले आपको छोड़ने होते हैं। हमेशा एडवाइस करने से पहले पेशेंट से उसकी। और आती भी वो ख़वातीन है जिनको उस वक़्त होता है कि हमारी शादी में हमारा चेहरा ठीक हो, ठीक है? तो इसमें आइसोटेरेटिनॉइन है, ठीक है? तो अब हम देखते हैं किस मकसद के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और इसका किस तरीके से यूज़ होता है। नेक्स्ट स्लाइड। इंडिकेशंस। Indications for isotretinoin use. Isotretinoin is primarily indicated for severe and refractory acne, but it has other dermatological applications as well, which are its main indications. ज़्यादातर आइसोटेरेटिनोइन मशहूर है, जो नॉन डॉक्स हैं उनको भी पता है कि किस चीज़ के लिए है। ये एक्ने के लिए हमने ये एक्योर या ये जो एक्योर कह लें, कैप एक्नो कह लें, आइसोजैम कह लें, हमने ये कैप्सूल खा लेना है। वो खुद से भी खाते रहते हैं। जो सीवियर एक्नी है, नोड्यूलर एक्नी है, सिस्टिक एक्नी है, उसके लिए इंडिकेटेड है। पर्टिकुलरली केसेस unresponsive to conventional treatments like oral antibiotics या टॉपिकल थेरेपी से जो लोग रेजिस्टेंट होते हैं और उसको फिर हम ओरल आइसोटेरेटिनॉइन दे देते हैं इन केसेस ऑफ severe acne, nodular और cystic acne, ठीक है ना? Active conglobata, which is a severe inflammatory acne subtype with abscesses and scarring. एक्नी कॉन्ग्लोबेटा जो है वो एक एक्सट्रीम किस्म की आपको जो है होती है चेहरे पे, जिसमें आपको कि आपकी जिल्द नीचे से नजर नहीं आ रही होती है और पस होती है और इस तरह से खड्डे भी होते हैं, ठीक है? अब मॉडरेट एक्नी में भी यूज की जाती है। एक्नी दैट इज रेजिस्टेंट टू अदर ट्रीटमेंट्स एंड कॉजेज साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस और सिग्निफिकेंट स्कारिंग, ठीक है? अब क्या होता है, ये साइकोलॉजिकल जो डिस्ट्रेस वाला पॉइंट है ना, इसकी वजह से इस ड्रग का मिसयूज हो रहा है। मॉडरेट एक्ने भी हो जाती है कुछ लोगों को, तो इसकी वजह से वो जो उनको साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस हो रहा है या ट्रीटमेंट फेलियर के जो रिस्क है उसको अवॉइड करने के लिए डॉक्टर्स शुरू में ही उनको आइसोटेरेटिनोइन ओरल एडवाइस कर देते हैं। या कुछ पेशेंट्स बहुत ही ज़्यादा जो है सर खाते हैं और तंग करते हैं, जो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस की कैटेगरी में ही आ जाता है। या प्रीवियस कार्ड्स होते हैं और अब उनको फिर डर होता है अब हमें और एक्नी हो रही है। तो अगर वो रेजिस्टेंट नहीं भी है एक्नी, लेकिन वो जो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस है मॉडरेट एक्नी में या प्रीवियस स्कारिंग है, उसकी वजह से डॉक्टर्स को प्रिस्क्राइब करना पड़ जाता है पेशेंट के प्रेशर में आके, ठीक है? रोजेशिया आप लोगों को पता है सवेयर फॉर्म सच एज फाइमेटस रोजेशिया व्हिच कॉजेस थिकनिंग ऑफ द स्किन। Other skin conditions off-label use है gram-negative folliculitis, hidradenitis suppurativa, inflammatory condition of the sweat gland, seborrheic dermatitis। इसके अंदर ये एक्सक्यूज में बहुत कॉमन यूज होती है सवेयर केसेस में, लेकिन माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में भी पाकिस्तान में यूज होती है। इक्थायोसिस। इक्थायोसिस क्या होता है? इक्थायोसिस एक सवेयर ड्राई स्किन होती है जेनेटिकली, ठीक है? ऐसे लेपर्ड अपीयरेंस होती है। एंड अदर केराटिनाइजेशन डिसऑर्डर फॉर एग्जांपल लेमुलर इक्थायोसिस, ठीक है?
प्रिवेंशन ऑफ एक्ने स्कारिंग, एक्ने स्कारिंग की प्रिवेंशन कैसे? एक्ने स्कारिंग की प्रिवेंशन से मुराद ये चीज़ होती है कि आप एक्ने होने ही ना दो, तो फिर ही स्कार्स नहीं बनेंगे ना, खड्डे नहीं बनेंगे ना, तो उसके लिए अर्ली isotretinoin used in several acne cases to minimize the permanent scars। ठीक है, ये वही पहले वाली बात आ गई कि स्कार्स से बचने का तरीका एक ही है, वो ये है कि आप आइसोटेरेटिनोइन या किसी भी तरीके से एक्नी को होने ही ना दें और मिनिमाइज करें रिस्क ऑफ स्कार्स को इस तरह से। रेयर इंडिकेशंस में स्किन कैंसर्स, प्री कैंसरस कंडीशंस, फॉर एग्जांपल जीरोडर्मा पिगमेंटोसम, बेसल सेल कार्सिनोमा और सिंड्रोम्स। लेकिन ये एक कॉस्मेटिक ड्रग ज़्यादा हो गई है, ये एक रिक्रिएशनल ड्रग के तौर पे ज़्यादा है। हर कोई जो है वो जाता है बाज़ार से खरीद लेता है और जो है इसको खाना शुरू करता है। मैंने ऐसे भी लोग सुने हैं जो डॉक्टर्स लड़कियाँ भी हैं जो 6-6 महीने इसको यूज़ करती रहती हैं। क्योंकि इसके जो ऑफ लेबल बेनिफिट्स हैं कि आपकी स्किन रिजुविनेशन होगी, ये होगा, एक्नी नहीं होगी, पोर्स मिनिमाइज होंगे इस तरह से। इस वजह से इसका मिसयूज़ भी बहुत ज़्यादा है। याद रखिए, प्रेगनेंसी से यानी कि शादी की तारीख से 6 महीने पहले आपने इसको यूज़ कंटिन्यू करवा देना है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस में देखें, pregnancy, absolute contraindication due to high risk of severe teratogenic effects, birth defects. It requires strict adherence to pregnancy prevention programs. I pledge in the US। देखो प्रेगनेंसी तो इसके लिए टेरेटोजेनिक है ना, जो बच्चा एबनॉर्मल पैदा होगा, ठीक है, लेकिन ये एबनॉर्मल मेंटली नहीं, फिजिकली। तो लेकिन उसमें यह है कि उससे पहले 6 महीने पहले ही आपने छोड़ देना है। ब्रेस्ट फीडिंग इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड, आइसोटेरेटिन कैन पास इनटू द ब्रेस्ट मिल्क एंड हार्म द इन्फेंट। हाइपर सेंसिटिविटी तो किसी भी ड्रग से हो या नॉन एलर्जी हो या उसके किसी कंपोनेंट से। सेवेयर लिवर डिजीज, आइसोटेरेटिनोइन इज मेटाबोलाइज्ड इन द लिवर एंड मे वर्सन हेपेटिक डिसफंक्शन। ठीक है, इसके ज़्यादा स्किन यूजेस ही है, तो सेवेयर लिवर डिजीज में दी तो नहीं जाती, लेकिन उसमें फिर कोई भी ड्रग जो है वो contraindicated है। Severe elevated blood lipids contraindicated in patients with uncontrolled hyperlipidemia as isotretinoin can exacerbate lipid abnormalities। अच्छा, ये इसका एक है कि अनकंट्रोल्ड हाइपरलिपिडेमिया हो सकता है या किसी भी किस्म की जो होती है लिपिड एब्नॉर्मेलिटी जो है, अगर पेशेंट को ऑलरेडी चल रही है तो ये उसको एक्सैसरबेट कर देगी। इसमें पतले जो लोग होते हैं ना, उनको पता नहीं होता, उनके जो होता है ट्राइग्लिसराइड्स बड़े होते हैं या उनका कोलेस्टेरॉल बड़ा होता है, और वो पहले डायग्नोज भी नहीं होता, और फिर जब इतना ज़्यादा एक्सैसरबेट हो जाता है उसके बाद उनको कोई सिम्टम्स फील होते हैं, तो फिर वो अपने टेस्ट करवाते हैं, तब ये डायग्नोज भी हो जाता है। ठीक है, concomitant use of tetracyclines, risk of pseudomotor cerebral brain, benign intracranial hypertension। अच्छा, यहाँ भी मैंने देखा है कि टेट्रासाइक्लिन्स के साथ ये जो है आइसोटेरेटिनोइंस कुछ लोग प्रिस्क्राइब करके दे रहे होते हैं एस्थेटिक क्लिनिक्स में, खास तौर पे, ताकि एक्नी की जो जो उनको चीज़ दिमाग में आती है वो सारी की सारी लिख के दे रहे होते हैं। ठीक है, तो ये आपने टेट्रासाइक्लिन्स के साथ आइसोटेरेटिनोइन ओरल नहीं देनी है। विटामिन ए हाइपर विटामिनोसिस, आइसोटेरेटिनोइन इज अ डेरिवेटिव विटामिन में एक्सेसिबल टॉक्सिसिटी। विटामिन ए जो है एक ब्रांड से चेंज करके दूसरे से तीसरे पे किसी भी तरह का विटामिन ए हाइपर विटामिनोसिस चल रहा है, तो उसके अंदर आप इसकी जो है ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है मज़ीद और लेना। अब इसमें ये है कि विटामिन ए हाइपरविटामिनोसिस कॉमन है, क्यों? ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है? तो और लोग क्या करते हैं, मैंने कई दफ़ा बताया है, आइसोटेरेटिनोइन का मिसयूज़ बहुत करते हैं। इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे यूज़ किए जाते हैं 6-6 महीने किए जाते हैं। तो पेशेंट से हिस्ट्री लें कि आप पहले कौन-सी दवाई खाते रहे हैं, किसी और ब्रांड नेम से वो यूज़ कर रहे होंगे। साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस है। Caution patient with a history of depression and other psychiatric illnesses due to potential worsening of the symptoms। ये बहुत कॉमन है। इसमें बेशक आप टॉपिकल विटामिन ए भी हो, तो क्या होता है कि पेशेंट को ना एग्रेशन शुरू हो जाती है, डिप्रेशन वर्सन होना शुरू हो जाता है, और पेशेंट जो है कंप्लायंस ना होने की वजह भी एक ही है। Severe renal impairment, use with caution as the drug may accumulate and increase toxicity risks। रीनल इम्पेयरमेंट में तो कोई भी ड्रग जो होती है आप कॉशन से यूज़ करते हैं, क्योंकि ड्रग एक्यूमुलेट हो सकती है और फिर उसकी टॉक्सिसिटी जो होती है वो बढ़ती से बढ़ती चली जाती है। यंग चिल्ड्रन में इट्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर प्री-प्यूबर्टल चिल्ड्रन एज इट्स सेफ एंड एफिकेसी आर नॉट एस्टेब्लिश्ड इन दिस ग्रुप। ठीक है, बच्चों में नहीं दें प्यूबर्टी से पहले।
Use isotretinoin with caution and strict medical supervision, ensuring baseline and periodic monitoring of liver function, lipid profile and mental health. ज़्यादा लिपिड प्रोफाइल को देखना है, मेंटल हेल्थ को देखना है, लिवर फंक्शन को देखना है, प्रेगनेंसी को मस्ट देखना है या जो आपकी एस्टिमेटेड डेट ऑफ प्रेगनेंसी है उसको मस्ट देखना है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। इसकी जो डोसेज है वो 0.5 टू 1 mg पर केजी ऑफ द बॉडी वेट पर डे है। फॉर एग्जांपल, ए पर्सन विद 70 kg वुड रिक्वायर 35 टू 70 mg per day divided into 1 or 2 doses. Targeted cumulative dose is only 120 to 150 mg per kg over the course of treatment, usually lasting 16 to 20 weeks. यानी कि 16 टू 20 वीक्स एक आपकी अपर लिमिट है, उसके आगे नहीं चलना, 6-6 महीने तक नहीं खाना। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, आजकल आप लोगों ने सुना होगा कि बच्चों के सिर में ना जुएं पड़ जाती हैं, उसके लिए कोई टैबलेट है, मदर्स आके पूछती हैं कि कोई टैबलेट बता दें। ठीक है, और अडल्ट्स, यंग अडल्ट्स में भी होता है हिजाब जो ख़वातीन पहनती हैं और जिनके घर में बार-बार स्कैबीज़ हो रही है उनमें भी होता है। तो टैब आइवरमेक्टिन जो है बड़ी मशहूर है इसके लिए, ये ओडिवर के नाम से, आइमैक के नाम से काफ़ी नामों से आती है। ये देखिए जी, आइवरमेक्टिन 6 एमजी है, इसके इंडिकेशंस है um, onchocerciasis, strongy loidiasis, scabies, pediculosis यानी head lice, lymphatic filariasis और ट्राइक्यूराइसिस और क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेन्स और टंजाइसिस। ठीक है, अब मैकेनिज्म एक्शन बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। हमारे लिए ज़्यादा स्किन रिलेटेड चीज़ ज़रूरी है जो कि स्केबीज है और पेडिकुलोसिस यानी हेड लाइस है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। इसमें आप देखें कि मैकेनिज्म एक्शन ऑफ आइवरमेक्टिन इज एज फॉलो: सिलेक्टिव बाइंडिंग टू ग्लूटामेट गेटेड क्लोराइड चैनल्स। ठीक है, यानी कि ऐसे क्लोराइड चैनल्स जिनके ऊपर जो गेट्स हैं वो कौन से होते हैं, ग्लूटामेट के, glutamic acid के। Ivermectin binds with high affinity to glutamate gated chloride ion channels which are specific to invertebrates and are located in the nerve and the muscle cells of the parasites. ये इसकी सबसे अच्छी बात है। अब ये जो ग्लूटामेट गेटेड क्लोराइड चैनल्स होते हैं ये होते ही सिर्फ इन्वर्टिब्रेट्स में, यानी कि जो जुओं में होंगे या जो आपको स्केबीज होती है तो उस माइट में होते हैं। ठीक है, लेकिन इंसानों में होते ही नहीं है। ठीक है, जिनमें कमर की हड्डी है, जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें ये नहीं होते। इन द नर्व एंड द मसल सेल्स ऑफ द पैरासाइट्स, नर्व भी उसकी कॉम्प्रोमाइज हम कर देंगे इस तरह से और उसकी मसल सेल भी कॉम्प्रोमाइज कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसकी बहुत हाई एफिनिटी है आइवरमेक्टिन की टू ग्लूटामेट गेटेड क्लोराइड आयन चैनल्स जो है सिर्फ इन्वर्टिब्रेट्स में। ठीक है, सिलेक्टिव बाइंडिंग होगी टू ग्लूटामेट गेटेड क्लोराइड आयन चैनल्स इन किसमें, इन्वर्टिब्रेट्स, और वहां पर जाके उसके नर्व सेल और मसल सेल को कॉम्प्रोमाइज करवा देना। Increased chloride ion influx. This binding causes the channels to remain open, leading to an increase in flux of the chloride ion channels into the cell. इससे क्या हो गया कि चैनल जो थे वो ओपन के ओपन ही रहे, क्लोज ना होए। नॉर्मल हमारे या किसी भी ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, चैनल्स ओपन होते हैं और उसके बाद जो है पहले थ्रेशोल्ड अचीव होता है, चैनल्स ओपन होते हैं, इनफ्लक्स होता है आयंस का, उसके बाद चैनल्स क्लोज हो जाते हैं। लेकिन इस ड्रग के यूज से क्या हुआ कि जो बाइंडिंग थी, आइवरमेक्टिन की जो बाइंडिंग थी, उसने क्या किया कि चैनल्स को ओपन का ओपन ही रखा, जिसकी वजह से इंक्रीज इन फ्लक्स ऑफ क्लोराइड आयन चैनल्स इनटू द सेल्स। अब क्लोराइड आयन चैनल्स जो थे वो क्लोराइड आयंस जो थे, चैनल्स खुले रहे, क्लोराइड अंदर आता गया, आता गया, आता गया, आता गया, पूरा सेल क्लोराइड आयन से भर गया। बताओ ये सेल के लिए हेल्दी है कि टॉक्सिक है? टॉक्सिक है, और एंड पे सेल डेथ ही होगी। अब देखो उससे मेनली क्या हुआ, मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइजेशन। द excessive chloride influx results in hyperpolarization of the cell membrane, making it more negatively charged. इतना ज़्यादा क्लोराइड आयंस, क्लोराइड पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस का ना। excessive chloride influx result in hyperpolarization of the cell membrane, सेल मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइज हो गई, पोल्स बहुत ज़्यादा ही बन गए, यानी कि एक तरफ से बहुत ज़्यादा नेगेटिव और एक तरफ से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। अब क्या हो गया कि ये मेकिंग इट मोर नेगेटिवली चार्ज, अंदर से क्या होगी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव, जितनी होनी चाहिए उससे बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्लोराइड आयंस बहुत ज़्यादा आ गए। इसको हम क्या कहते हैं, हाइपरपोलराइजेशन। जब हाइपरपोलराइजेशन होती है ना तो फिर रीपोलराइजेशन इतनी आसानी से नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड।
Inhibition of neuronal and muscular functions. Hyperpolarization prevents the normal transmission of the nerve impulses, resulting in paralysis of the parasite muscles and nerves. जब हाइपरपोलराइजेशन होती है तो नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन के लिए जो मेरी पोलराइजेशन वो सब कुछ चाहिए वो हो नहीं पाता। तो होता भी है थोड़ा बहुत तो बहुत मुश्किल से होता है और नर्व इम्पल्स जो जनरेट होती है वो कोई नॉर्मल नहीं होती, जिसकी वजह से पैरालिसिस हो गया पैरासाइट की मसल्स एंड नर्व का। देखो नर्व के अंदर तो इम्पल्स जानी थी, इम्पल्स ही नहीं चल पा रही है, एबनॉर्मल चल रही है और मसल को कंट्रोल ही नर्व इम्पल्स कर रही थी ना, तो मसल्स पैरालाइज हो गए। Immobilization and death. Paralysis eventually lead to immobilization and death of the parasite, allowing it to be cleared by the host immune system. पैरासाइट का जब मसल ही काम नहीं कर रहे तो वो इमोबलाइज हो गया है कि जगह रुका रहा ना वो कुछ अपना ले सकता है फूड इनटेक ना कुछ, ठीक है। तो फिर उसकी डेथ भी हो गई और मसल के अंदर डेथ हो गई, allowing it to be cleared by the host immune system। फिर इम्यून सिस्टम उसको खुद ही क्लियर कर लेता है। आप यहाँ पे स्केबीज को अपने ज़हन में रखें और पेडिकुलोसिस को रखें सबसे ज़्यादा, ठीक है। Selective toxicity to parasites. Ivermectin inhibits selective toxicity because glutamate-gated chloride channels are absent in mammals, as its effects on mammalian GABA, gamma amino butyric acid channels are minimal due to the blood-brain barrier, preventing significant drug access into the central nervous system. This mechanism makes ivermectin highly effective against many parasitic infections while maintaining a wide safety margin of human use. ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, कॉन्ट्राइंडिकेशंस। कॉन्ट्राइंडिकेशंस, अच्छा ये जो लास्ट टाइम मैंने पढ़ी थी ये हम पहले ही समझ चुके हैं कि ये क्लोराइड गेटेड जो होते हैं चैनल्स, ये होते ही सिर्फ इनवर्टिब्रेट्स में, ठीक है। ग्लूटामेट गेटेड क्लोराइड चैनल्स जो है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, कॉन्ट्राइंडिकेशन में हाइपर सेंसिटिविटी वो हर ड्रग के लिए है। मेनिंजल और सीएनएस डिजीज वेयर द ब्लड ब्रेन बैरियर में भी कॉम्प्रोमाइज, मेनिंजाइटिस में कॉम्प्रोमाइज होता है, इंक्रीज द रिस्क फॉर ड्रग रिलेटेड न्यूरोटॉक्सिसिटी, ठीक है। प्रेगनेंसी में अवॉइडेड अनलेस बेनिफिट्स आउटवे द रिस्क्स, पर्टिकुलरली इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होता है, उसके अंदर तो ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, लेकिन अगर कोई ऐसी ज़रूरत हो जिसमें इसका बेनिफिट ज़्यादा हो इसके रिस्क की निस्बत, तो फिर हम यूज़ करते हैं। लैक्टेशन में आइवरमेक्टिन जो होती है वो एक्सक्रीट होती है ब्रेस्ट मिल्क में। कॉशन इज एडवाइज्ड स्पेशली व्हेन नर्सिंग और प्रीमेच्योर इन्फेंट्स इन यूनिट्स। ज़्यादा जब खवातीन लैक्टेशन यानी कि प्यूरपीरियम में उनको बेड रिडन होती हैं, वो मदर इन लॉ भी कह रही होती है ऊपर हिजाब पहनो कैप पहनो, उसके हेडलाइंस बहुत कॉमन है, ठीक है। क्वेरीज भी आती हैं हमें। उसमें क्या होता है कि उसमें जो मदर है वो आइवरमेक्टिन का इस्तेमाल नहीं कर सकती, वो टॉपिकल्स यूज कर सकती है तब सिर्फ, ठीक है। लो को इन्फेक्शन Loises in patients with low infections, ivermectin may cause severe or fatal encephalopathy due to high burden of microfilari। ठीक है, इसमें फेटल तक एनकेफेलोपैथी हो सकती है क्योंकि माइक्रोफ्लेरी का बर्डन ही बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और सिवियर लिवर डिजीज में कॉशन इज रिक्वायर्ड एज ivermectin is metabolized in the liver. Always consult a healthcare provider for a thorough evaluation of risks and benefits before prescribing ivermectin, ठीक है। तो जो जिसके अंदर होती है ना सवेयर लिवर डिजीज, उसके तो खैर साफ नजर ही आ रहा होता है, उसकी कंडीशन भी इतनी स्टेबल नहीं होती है, तो उसके अंदर वैसे ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड भी है। नेक्स्ट स्लाइड। आज का लेक्चर यहाँ कंक्लूड करते हैं। इस टॉपिक का रिमेनिंग पोर्शन हम कल के लेक्चर में करेंगे। आप लोगों को जो क्वेश्चंस हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं।